हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, आरसीसी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें हमने 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने आईएस कोड प्रोविजन स्टार्ट में पढ़ा है। उसके बाद डब्ल्यूएसएम से बीम डिज़ाइनिंग और एलएसएम से बीम डिज़ाइनिंग, फिर या फिर सेगली रेनफोर्स या डब्ल्यू रेनफोर्स, ये सब देखा हमने। अब आगे ही इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शियर डिज़ाइन इन कंक्रीट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि मेन रेनफोर्समेंट या फिर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ये सब देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं शियर रेनफोर्समेंट की या शियर डिजाइनिंग की। क्यों? क्योंकि जब हम कोई बीम एनालिसिस करते हैं, कोई बीम जब हम देखते हैं, क्योंकि हमने देखा अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें क्या हो रहा था, बेंडिंग हो रही थी ना, इसमें बेंडिंग हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमको टेंशन देखने को मिल रहा था और टॉप लेयर में कंप्रेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये टेंशन और कंप्रेशन को तो हमने अभी एनालिसिस करके इसके लिए डिजाइनिंग की कि क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह का हमने प्रोवाइड किया। लेकिन साथ ही साथ होता क्या है कि जो बीम हम देख रहे हैं, जो बीम हम देखते हैं उसमें एक चांसेस होते हैं कि उसका शियरिंग भी होने के चांसेस होते हैं। क्या हो रहा है कि ये एक पूरी बीम थी, वो उसमें क्या हो रहा है, ये एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन से कट रहा है, ठीक है, स्लाइड हो रहा है। तो इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, शियरिंग एक्शन कहते हैं। तो इस फेनोमेना को रजिस्ट करने के लिए हमको शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब शियर होता क्या है, जहां भी आपको बेंडिंग मोमेंट में चेंज देखने को मिलेगा, जहां भी बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा होगा वहां आपको शियर फोर्स देखने को मिलेगा, इसलिए शियर स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। अब चेंज कैसे हो रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम की ही बात करें अगर, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर 0 है, और जब अगले ही सेक्शन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू है ना, फिर अगले सेक्शन पे जा रहे हैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आए सबसे मैक्सिमम है, तो क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0 है, जैसे ये हल्का सा सेक्शन से आगे बढ़े तो बेंडिंग मोमेंट में चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इस टॉप लेयर पे आप देख सकते हैं कि इस पे चेंज कम हो रहा है। यहाँ पे अगर इस सेक्शन पे देख रहे हैं और इस सेक्शन पे देख रहे हैं तो लगभग सेम वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे शियर फोर्स, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा चेंज होगा वहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होगा, शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। जहाँ बेंडिंग मोमेंट कम चेंज हो रहा है, जिसका रेट कम है चेंज होने का, वहाँ पे शियर फोर्स कम होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अगर ये बेंडिंग मोमेंट है डायग्राम है, तो शियर फोर्स डायग्राम आपको, मान लीजिए ये सेंटर है, तो शियर फोर्स डायग्राम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, एसएफडी इसको हम कहते हैं। तो में आप पढ़े होंगे या स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे, शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एजेस पे है, सबसे ज़्यादा कॉर्नर्स पे शियर फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, और सेंटर पर शियर फोर्स कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का चेंज बहुत कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो चेंज हो रहा है यहाँ पे 0 से सडनली चेंज हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको शियर फोर्स देखने को मिल रहा है एज पे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट का चेंज हो रहा होगा वहां पे शियर फोर्स होगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट ही शियर फोर्स होता है। ठीक है, ये सब चीजें जो अगर डीपली आपको पढ़नी है तो आपको सोम में आपको देखने को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखने को मिलेंगी। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनकी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी सब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल ये जानिए कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ भी चेंज होगा वहाँ पे शियर फोर्स होगा, और जिस रेट से मोमेंट चेंज हो रहा है वही शियर फोर्स होता है। बेंडिंग मोमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है,
शियर फोर्स होता क्या है? एक तरीके का फोर्स है। शियर फोर्स इज अ फोर्स दैट कॉजेज स्लाइडिंग फेलियर, जिसकी वजह से एक स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है। जो कह रहे थे ना अभी कि एक बीम है, अब इसमें हुआ क्या, ये सेक्शन मान लीजिए वीकर सेक्शन था, यहीं रह गया और इधर वाला सेक्शन स्लाइड करके नीचे आ गया, स्लाइड करके नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो फेलियर यहाँ पे हुआ इस सेक्शन पे, ये कैसा हुआ? एक तरह का स्लाइडिंग फेलियर हुआ ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये किस वजह से हो रहा है? वो शियर फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, ऑफ द मटेरियल अलोंग अ प्लेन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज शियरिंग एक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? शियरिंग एक्शन कह देते हैं। जो ये एक्शन हो रहा है इसी को हम शियरिंग एक्शन बोल देते हैं। जिस एक्शन की वजह से ये फेलियर हमको मिल रहा है कि स्लाइड कर जा रहा है एक सेक्शन कहीं किसी प्लेन से, उसी को हम क्या कहते हैं? शियरिंग एक्शन, ठीक है। इन रेनफोर्स कंक्रीट शियर इज रेजिस्टेड बाय स्टीरअप्स। शियर किसके द्वारा रेस्ट? अब जब ये फेलियर हो रहा है तो इसको हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा। कैसे प्रिवेंट होगा? वो स्टीरअप से, या फिर उसी को हम शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब ये आप सबने देखा है अपने लाइफ में, आप सबने इसको देखा जरूर होगा। कैसे? ये कोई बीम है जिसको हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है। इसकी मान लीजिए लेंथ वाइज ऐसे है, कुछ ऐसे है ये। जब इसको हम इस फेस से देख रहे हैं, इस फेस से, तो हमको कुछ ऐसा दिखता है बीम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने टेंशन में रेनफोर्समेंट दी थी और कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट दी थी, ठीक है। और आपने अपने लाइफ में जरूर देखा होगा कि इनको ऐसे कवर करके रेनफोर्समेंट जो दी जाती है कुछ इस तरीके की, इसी को हम स्टीरअप्स या फिर शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब इसका रोल क्या होता है वो अभी हम आगे देखते हैं। बेसिकली इसका दो काम हो रहा है। क्या कर रहा है ये? एक तो ये जो कंप्रेशन या फिर टेंशन रेनफोर्समेंट है उनको होल्ड कर रहा है, उनको क्या कर रहा है? एक पोजीशन में होल्ड कर रहा है। जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो हमको एक आसानी देगा कंक्रीटिंग करने में। वरना क्या होगा, किस तरीके से आप ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऊपर हवा में रोक के रखेंगे, तो उसको सपोर्ट देने के लिए तो काम कर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका वर्क है वो शियर रेजिस्टेंट कर रहा है। शियर जो फोर्स आ रहा है, शियर स्ट्रेस जो आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इसी को हम स्टीरअप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं स्टीरअप्स अगर बोला जाए या शियर रेनफोर्समेंट, तो दोनों एक ही चीज रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह के फेलियर्स होते हैं शियर में वो देखते हैं हम। बेंडिंग इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज यूजुअली अकम्पनीड बाय शियर। जब भी बेंडिंग होगा उसमें शियर रहता है। द एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जिसका एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाना शियर का बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात होती है। However, experimental studies confirm that the following three different modes of failure due to possible combination of shear force and bending moment. Bending moment और shear force की वजह से कुछ जो shear failure हो रहा है उसका कुछ possible combination कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हमको मालूम है। क्या क्या है? सबसे पहला है डायगोनल फेलियर, ठीक है। सबसे पहला क्या है? डायगोनल फेलियर। ये डायगोनल फेलियर का डायग्राम है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहां पे फेस से देखिए आप, कॉलम के फेस से एक फेलियर प्लेन बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का, ये डायगोनली जा रहा है और कितने एंगल पे है? ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका एक होता है कि ये 45 डिग्री पे ही हॉरिजॉन्टल से होगा फेलियर। और वेब शियर क्रैक्स, वेब शियर जो होता है, वेब में जो शियर कॉज करता है क्रैक्स, ये क्रैक्स को, और विच प्रोग्रेस विद 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये होता कब है? जब लार्ज शियर फोर्स हो और बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा कम हो, ठीक, लेस बेंडिंग मोमेंट हो।
ऐसा हो क्यों रहा है? ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, कॉर्नर्स पे हमने अभी देखा कि शियर फोर्स ज़्यादा होता है, बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि शियर फोर्स ज़्यादा होगा और बेंडिंग मोमेंट कम होगा, तब हमको डायगोनल टेंशन फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। क्या है? फ्लेक्सुरल फेलियर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लार्ज बेंडिंग मोमेंट होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो और लेस शियर फोर्स हो, वहां पे आपको फ्लेक्सुरल शियर फोर्स देखने को मिलेगा। इसमें जो क्रैक्स का प्रोग्रेस होगा वो कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री सेल्सियस पे होगा, सॉरी 90 डिग्री पे होगा। अब ये कहाँ हो रहा है? ये सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा कहाँ होगा? सिंपली सपोर्टेड में वो सेंटर में होगा और शियर फोर्स यहाँ पे कम होगा। तो इसमें क्रैक्स कैसे जनरेट हो रहे हैं कि बीम आपकी बेंड हो रही है तो क्रैक्स ऐसे जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से एक शियर प्लेन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे प्रोग्रेस करता है क्रैक्स, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। थर्ड आता है एक डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर भी वैसी जगह पे होगा जहाँ पे आपको शियर फोर्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको डायगोनल कंप्रेशन फेलियर देखने को मिलेगा। कंक्रीट क्रस्ड इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में कंक्रीट क्या हो जा रही है? क्रस्ड हो जाती हैं ड्यू टू फ्लेक्सुरल कंप्रेशन की वजह से। जो फ्लेक्सुरल कंप्रेशन आ रहा है उसकी वजह से क्रस्ड हो जाती हैं। तो क्रस्ट तो हो रही है, लेकिन जो फेलियर होता है वो कैसा होगा? कुछ शियरिंग उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीन तरह के फेलियर आपको देखने को मिलते हैं शियर में। ठीक है, अब शियर फोर्स जब आ रहा है तो ये रजिस्ट किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ जो शियर रेनफोर्समेंट हम देने जा रहे हैं सिर्फ वही रजिस्ट नहीं करता है, हमारे पास और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो शियर फोर्स को रजिस्ट करते हैं। इसलिए हमको हमेशा शियर रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको रेनफोर्समेंट को होल्ड करके ना रखना हो तो हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको शियर रेनफोर्समेंट देना हो, लेकिन कब देना होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट कौन कौन करता है शियर फोर्स को? सबसे पहले अगर शियर फोर्स ऐसे लग रहा है किसी सेक्शन पे, ठीक है, इस प्लेन पे शियर फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले इसको जो रजिस्ट करेगा वो एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग होगी। ठीक है, अब जो आपने एग्रीगेट्स डाले हैं, जो आपने एग्रीगेट्स इसमें कंक्रीट में डाले हैं, उनके अंदर इंटरलॉकिंग होती है, वो एक दूसरे में एक तरीके से फंसे हुए रहते हैं ना। तो जब अब इस प्लेन पे अगर शियर लग रहा है तो ये इंटरलॉकिंग जो है इसको क्या करेगी? रजिस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है कंक्रीट में, अनक्रैक्ड कंक्रीट में जिसमें क्रैक नहीं है, मतलब सॉलिड है, उसमें जब अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो ऊपर कंप्रेशन में होता है हमारा कंक्रीट, तो उसके अंदर भी कैपेसिटी होती है कुछ हद तक शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने की। ठीक है, थर्ड जो होता है वो क्या होता है? जो आपने मेन रेनफोर्समेंट दे रखी है वो भी हेल्प करता है रजिस्ट करने में। ठीक है, कैसे? मान लीजिए इसी सेक्शन पे लग रहा है शियर स्ट्रेस, तो अब हो क्या रहा है? ये सेक्शन यहाँ पे है ऐसे, और ये सेक्शन चाहेगा कि वो स्लाइड करके नीचे आ जाए शियर की वजह से। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि इसमें आपने मेन रेनफोर्समेंट जो दे रखी है वो क्या करेगा? जब आप इस सेक्शन को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रेनफोर्समेंट जो है वो इस फोर्स को बगल वाले सेक्शन में ट्रांसफर करेगी। उसी को हम क्या कहते हैं? डॉवेल एक्शन या फिर डॉवेल फोर्स, जो बार के द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, तो इस फिनोमेना की वजह से क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस जनरेट होगा शियर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं हमको शियर को रजिस्ट करने में। शियर फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय अनक्रैक्ड कंक्रीट इन कंप्रेशन रीजन में जो अनक्रैक्ड कंक्रीट है वो रजिस्ट करता है। द एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, जो एग्रीगेट के अंदर इंटरलॉकिंग वो रजिस्ट करती है शियर को। और शियर एक्टिंग अक्रॉस लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार, जो स्टील बार हमने टेंशन में दे रखी है तो उसके अलॉन्ग जो शियर लग रहा है वो रजिस्ट करता है शियर फोर्स को। ठीक है, अब जिसको डॉवेल फोर्स पढ़ना है तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। डॉवेल फोर्स इज इन शियर रिफर्स टू द शियर फोर्स दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कंक्रीट एलिमेंट। दो कंक्रीट एलिमेंट में कैसे ट्रांसफर होगा?
ये एलिमेंट एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी अगर इसमें रेनफोर्समेंट ना होती तो ये स्लाइड करके नीचे आ जाता, लेकिन क्योंकि रेनफोर्समेंट है तो वो क्या कर रहा, ट्रांसफर कर रहा है लोड का थ्रू द रेनफोर्समेंट बार, जिसको हम डॉवेल कहते हैं। दिस फोर्स अराइज प्राइमरीली ड्यू टू द डिफरेंशियल मूवमेंट। क्यों, एक तरह का डिफरेंशियल मूवमेंट हो ही रहा है, ये सेक्शन यहीं रुक जा रहा है, दूसरा मूव कर रहा है बिटवीन द कॉन्क्रीट पार्ट सच एज बिटवीन अ कॉलम या फाउंडेशन। जब आप देख रहे हैं कॉलम है और नीचे आपने एक फाउंडेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसमें हम रेनफोर्समेंट देते हैं ना, इसमें हम रेनफोर्समेंट देते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, डॉवेल एक्शन से बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट सच एज कॉलम फाउंडेशन या फिर बीम कॉलम हो। द रेनफोर्समेंट बार एक्ट्स एज डॉवेल दैट रेजिस्ट दिस मूवमेंट एंड दे एक्सपीरियंस शियर फोर्स। इसके वजह से क्या होगा, अब ये शियर फोर्स हमारा रेनफोर्समेंट जो हमने दे रखा था वो इसको उसके ऊपर एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग। सबसे पहले क्या है, शियर फोर्स इन बीम, शियर फोर्स बिलो न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब ये सब बातें क्या है, जब आपने सोम पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो होता क्या है कि जब आप सोम में देखेंगे कोई मटेरियल, उसमें होता क्या है कि होमोजेनियस मटेरियल पढ़ते हैं, एक मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे माई स्टील की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस मटेरियल है, कंक्रीट भी है और इसमें रेनफोर्समेंट भी है। तो उसमें जब आपने देखा शियर स्ट्रेस डायग्राम किसी एक सेक्शन के लिए, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे है, सेंटर पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम हेट्रोजीनियस सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो आईएस कोड रिकमेंडेशन क्या कहता है कि हम शियर फोर्स बिलो न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम टू बी कांस्टेंट, हम उसको कांस्टेंट मानकर चलेंगे। कैसे, हमने न्यूट्रल एक्सिस तक ऐसे आए, उसके बाद हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे हमने मान रखा है कि कंक्रीट इनइफेक्टिव है, कंक्रीट हमारा कोई रोल नहीं, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहा हमको। तो हम क्या करते हैं, सेफ साइड रहने के लिए हम इसको कम करने के बजाय हम मान चलते हैं कि जितना यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे आ रहा है उतना ही कांस्टेंट नीचे तक आ रहा है वैल्यू, ठीक है। इससे हम जब डिजाइन करेंगे तो हम सेफर साइड में रहेंगे। दूसरा क्या है कि सर्कुलर सेक्शन इज बेस्ट इन कैरिंग या फिर रेजिस्टिंग शियर फोर्स। जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो बेस्ट सेक्शन होता है शियर को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटर में हम देख रहे हैं ना सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सेंटर में हमको सबसे ज्यादा मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है सर्कुलर सेक्शन में। फिर एज पर आईएस कोड रिकमेंडेशन शियर स्ट्रेस इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ सेक्शन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आईएस कोड कह रहा है कि ये हम इसको क्या करें, अपर पार्ट हमको पैराबोलिक मिल रहा है और नीचे रेक्टेंगुलर मिल रहा है। आईएस कोड कह रहा है कि आप ऐसा करिए कि इसको भी कुछ कम कर लीजिए, इसको कुछ बढ़ा लीजिए, आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बना लीजिए, मतलब थ्रू आउट सेक्शन आप इसको कांस्टेंट रख लीजिए शियर स्ट्रेस को। ये आईएस कोड रिकमेंड करता है, ठीक है। तो हम जो स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे यहां पर, वो आपको देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो सोम से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या था कि अपर पार्ट हमको पैराबोला दिख रहा था और निचला रेक्टेंगुलर। हमने क्या किया, इसको थोड़ा इसको कम किया, इसको हल्का सा बढ़ाया, एक एवरेज मानकर हमने शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाया आईएस कोड रिकमेंडेशन की वजह से। अब शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ वी से, ठीक है। और शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखा है, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी। वी क्या है यहाँ पे, कैपिटल वी है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स। अब ये हमको कहां से मिला है, ये भी हमको सोम से ही मिला है,
ठीक है। वहां पे हमने जब आप उसमें देखेंगे शियर फोर्स को तो आपको कुछ अलग फार्मूला वहां देखने को मिलेगा, लेकिन IS कोड रिकमेंडेशन की वजह से हमको एक एवरेज जो शियर हम लेके चल रहे हैं वो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको समझना हो कि ये डिराइव कैसे होता है तो उसका एक अलग वीडियो बना के डाल दी जाएगी, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन कभी उसमें पूछे गए नहीं है। एक आधे घंटे 40-45 मिनट का वीडियो उस पर लगेगा, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, अभी तक उस पर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है। अगर आपको समझना होगा तो आप कमेंट कर देंगे तो उसको भी एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है कि टाउ वी, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये वैसा शियर स्ट्रेस है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जब भी आपको लिखा मिले तो इसका मतलब है कि ये शियर स्ट्रेस जो अपने सेक्शन पे लगने वाला है किसी लोड की वजह से, किस लोड की वजह से, शियर फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, टेंशन या फिर जब हम बीम की डिजाइनिंग कर रहे थे तो हम उस सेक्शन को सेव करते थे जो सेक्शन सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो, जिसपे सबसे ज्यादा फेलियर होने के चांसेस हो। अगर उस सेक्शन को आप सेव कर ले जाएंगे तो आपको जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा वो अपने आप सेफ रहता है। तो उस सेक्शन को हम क्या कहते थे, क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन शियर के लिए कहाँ होता है, इसमें दो केस हैं। केस एक पहला क्या है, इफ सपोर्ट रिएक्शन आर क्रिएटिंग कंप्रेशन इन बीम। अब ऐसा कब हो, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, कॉलम पे रखा है, तो क्या एक तरीके कंप्रेशन जनरेट कर रहा है एक दूसरे में आपस में, ठीक है। क्यों, इसका लोड नीचे लग रहा है और रिएक्शन कॉलम की ऊपर की तरफ लग रही है, ये कंप्रेशन एक क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब ये बीम है, इसमें यहाँ पे आपने रेनफोर्समेंट दे रखी है, तो ये टोटल डेप्थ कितनी होती है, कैपिटल डी, इसको हम कहते हैं टोटल डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, टॉप लेयर से रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे लोकेट करेगा, इस तरह कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड में जो कॉलम का फेस होगा उससे इफेक्टिव डेप्थ डिस्टेंस डी पे, ठीक है, यहां पे आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को सेव कर लेंगे, इस सेक्शन पर आपने बीम को सेव कर लेंगे तो हमारा सेक्शन इधर पूरा सेफ रहेगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन इज एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है कि अगर इफ सपोर्ट रिएक्शंस क्रिएटिंग टेंशन इन द बीम, सपोर्ट रिएक्शन ऐसी है कि टेंशन क्रिएट कर रही है बीम में, कैसे कि हैंगिंग, मान लीजिए कॉलम है, ये हैंगिंग किसी तरीके से, और इसमें आपने बीम दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहाँ होगा क्रिटिकल सेक्शन, एकदम कॉलम के फेस पे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन इज एट फेस ऑफ द सपोर्ट, जो सपोर्ट रहेगा उसके फेस पे आपको क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक वी फोर्स लग रहा है, क्या है ये, शियर फोर्स है, ठीक है, ये शियर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस लगेगा, इसकी वजह से क्या लगेगा, एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस लगेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ वी से। ये बराबर होता है वी अपॉन बी डी। अब इसको स्मॉल बी लिखिए, कैपिटल बी, बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन रहेगा, डेप्थ, डी क्या रहेगा, स्मॉल डी है तो इफेक्टिव डेप्थ रहेगा, ये आपको ध्यान देना है कि इफेक्टिव डेप्थ रहता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी क्या होता है, एवरेज शियर स्ट्रेस। अब एवरेज शियर स्ट्रेस लिखना जरूरी है क्योंकि हमने क्या किया, पूरे सेक्शन के लिए इसको एवरेज करके, क्योंकि IS कोड ने कहा था, तो ये जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है ये एवरेज शियर स्ट्रेस है, ठीक है, पूरे स्ट्रेस डायग्राम के लिए। The average shear stress developed in the section due to shear force V is called nominal shear stress, ठीक है। तो nominal shear stress हमने लिखा tau V equals to V upon BD should be less than or equals to tau max या फिर tau C max। अब ये क्या है कि हमारा जो nominal shear stress आएगा वो हर कंडीशन में कम होना चाहिए या बराबर हो, किससे, टाउ सी या टाउ सी मैक्स से या टाउ मैक्स से, ठीक है। मतलब टाउ वी हमारा छोटा हो या बराबर हो टाउ मैक्स के। अगर टाउ वी किसी कंडीशन में ज्यादा हो गया टाउ मैक्स से तो बीम कैन नॉट बी डिजाइन, क्या होगा, बीम हम डिजाइन नहीं कर सकते,
चेंज द साइज ऑफ द बीम, हमको साइज बदलना पड़ेगा, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि क्या हो, टाउ वी हमारा लेसर हो या इक्वल हो टाउ मैक्स के। अब ये टाउ मैक्स कैसे मिलता है, टाउ मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वो आपको आईएस कोड में टेबल मिलती है इसकी, ठीक है, ये इसकी टेबल है। टाउ सी मैक्स क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारा रजिस्ट कर सकता है विद रेनफोर्समेंट, जब वो रेनफोर्स्ड है। किस तरह से रेनफोर्स है, कौन सा ग्रेड का रेनफोर्समेंट यूज हुआ उससे मतलब नहीं है, अगर रेनफोर्स्ड है हमारा कंक्रीट तो कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ उसके अंदर है विद वॉट एवर रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ मैक्स, या फिर इस कभी कभी आपको टाउ सी मैक्स भी मिलेगा, सेम चीज है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, WSM के लिए लिखिए, LSM के लिखिए। ज़्यादातर आपको LSM की याद करनी है, आप क्वेश्चंस ज़्यादातर सीयर में या फिर टॉर्सन आगे, जैसे आपको बीम में आपको WSM से कुछ पार्ट देखने को मिलते हैं, सीयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है, ठीक है। तो LSM की बात करें तो M15 से आप स्टार्ट करेंगे, तो वैल्यू कितनी है टाउ सी मैक्स की 2.5, 0.3 इसमें ऐड किया 2.8, फिर 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4, ठीक है। तो ये जो टेबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं बार बार, ये सब आप एक नोट में अलग से बना के लिख लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा किस चीज़ की वैल्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होगी आपको, इतने टेबल्स आपको हो जाएंगे और ये सब याद करने हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आपको याद रहने चाहिए, तो टेबल आप बना लीजिएगा, सारे जितने आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसका एक अलग नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अब हुआ क्या कि हमने अभी तक देखा कि टाउ वी, अब किसी सेक्शन के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले टाउ वी कैलकुलेट किए, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये स्मॉलर देन या फिर बराबर है किसके, टाउ सी मैक्स के, अगर है तब हम आगे डिजाइन करेंगे, वरना हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन को, उसकी साइज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इन एनी केस टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ मैक्स। यहाँ से आपको टाउ मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि ग्रेड कौन सा है देख लेंगे, उससे आपको टाउ सी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। फिर बात आती है टाउ सी की, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रेनफोर्समेंट। जब हमने शियर रेनफोर्समेंट नहीं दिया है तब टाउ सी की, टाउ सी क्या है। अब ये इसमें एक चीज ध्यान देना है कि टाउ मैक्स या टाउ सी मैक्स वो अलग चीज है, टाउ सी अगर लिखा है वो अलग चीज है। ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है विदाउट रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, जो हमने बात की थी कि कंक्रीट जो होती है उसके अंदर भी शियर को रजिस्ट करने की क्षमता होती है, तो ये वही चीज है, ठीक है। अब हम जब डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो है वो कितना शियर रजिस्ट कर ले रहा है। इस पे मान लीजिए V शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, इस सेक्शन पे V शियर फोर्स आ रहा है। अब कंक्रीट हमारा VC जो है इतना फोर्स रजिस्ट कर ले रहा है। अब अगर क्या है कि V ग्रेटर देन VC है, मतलब जो लोड आ रहा है शियर फोर्स वो VC से ज़्यादा है, तो बचे हुए शियर फोर्स है उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, उतना ही तो रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि जितना VC है उतना तो हमको डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है, और ये भी तब कर रहे हैं जब हमारा V VC से ज़्यादा है। अब उसकी एक अलग कंडीशन है कि क्या करते हैं हम, अगर V किसी कंडीशन में कम हो गया VC से, मतलब जो लोड आने वाला है और कंक्रीट जितना लोड शियर फोर्स रजिस्ट कर सकता है उससे कम है, तो हालांकि हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आईएस कोड कहता है कि हम तब डिजाइन ना करें शियर फोर्स को जब V हमारा स्मॉलर देन 0.5 ऑफ VC हो जाए। 0.5 मतलब VC के आधे से भी कम हो जाए जब हमारा शियर फोर्स, तब हम शियर रेनफोर्समेंट ना दें। लेकिन अगर सिर्फ कम है और 0.5 से ज़्यादा है 0.5 VC से, तब हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देंगे। कितना देंगे, मिनिमम जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है, आईएस कोड बताता है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हमको देना होता है, ठीक है। ठीक, तो टाउ सी हमको यहां से कैलकुलेट करना है कि हमारा कंक्रीट कितना शियर रजिस्ट कर ले रहा है, बाकी बचे हुए स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो टोटल शियर फोर्स मान लीजिए V है, ये किसके द्वारा रजिस्ट किया जाएगा,
हमारे पास 3 कंपोनेंट है जो इसको रजिस्ट करेंगे। सबसे पहला क्या था कि कंक्रीट सबसे पहले इसको रजिस्ट करेगा, और मेन रेनफोर्समेंट जो हमने पढ़ा था डॉवेल इफेक्ट, ठीक है। इसमें हम इंटरलॉकिंग जो है एग्रीगेट की उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उतना हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कंक्रीट इटसेल्फ और मेन रेनफोर्समेंट की वजह से हमको क्या मिलता है, टाउ सी। क्या, टाउ सी। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट, टाउ सी क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रेनफोर्समेंट। और ये डिपेंड किस पे करेगा, हमने जो टाउ मैक्स की बात की थी वो डिपेंड कर रहा था सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, लेकिन जो टाउ सी है ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, एंड कितना परसेंट आपने रेनफोर्समेंट दिया है, टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना दिया है, उस दोनों पे डिपेंड करता हमारा टाउ सी। अब जो बचेगा वैल्यू, मतलब टाउ वी लग रहा था, टाउ सी कंक्रीट रजिस्ट कर लेगा। अब ये टाउ वी माइनस टाउ सी जो वैल्यू बचेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए, ठीक है। समझ में आया। टाउ वी फोर्स लग रहा था कंक्रीट सेक्शन पे, टाउ सी हमारा जो है वो कंक्रीट हमारा रजिस्ट कर ले रहा है। अब टाउ वी माइनस टाउ सी कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब टाउ सी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टाउ सी क्या है, एक तरह का शियर फोर्स है। शियर फोर्स हमने पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स क्या है, यहाँ पे वी है, तो उसको हमने लिखा वी सी, क्योंकि कंक्रीट की बात कर रहे हैं जब, तो उसको हमने लिखा वी सी, और सिग्मा की जगह टाउ सी, क्योंकि इस शियर की हम बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस की इंटू एरिया बी इंटू डी, ठीक। तो फोर्स ऑफ शियर इस तरह आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, परसेंटेज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट या फिर टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो आपने दिया है उस दोनों पे डिपेंड करती है। कैसे, ये टेबल आपको IS कोड देती है। अब ये टेबल आपको याद नहीं करनी है खाली आपको ध्यान रखना है कि टाउ सी आप निकाले कैसे थे, क्योंकि जब कभी आप प्रैक्टिस ना किए रहें और एग्जाम्स में आ जाए तो आपके दिमाग में ही नहीं आता है, बच्चे भूल जाते हैं कि टाउ सी हमने निकाला कैसे था, क्योंकि ये टेबल बताई जा रही है आपको याद नहीं करनी। क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मिलती है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो जैसे क्या है कि WSM में आपको ज़्यादा ध्यान इसमें भी LSM पे ही देना है, ठीक है। इधर आपको परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट दिया, कितना टेंसाइल रेनफोर्समेंट परसेंटेज आ रहा है, और यहाँ पे ग्रेड दिया M20 M25, और अगर रिक्वायरमेंट होगी टेबल आपको दी रहेगी, उसमें आपको ये टाउ सी की वैल्यूज दी हैं, M20 के लिए दी है, और ये टाउ सी की वैल्यूज यहाँ पे आपको दी हैं। ये M20 के लिए है, M25 के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में उसमें आपको दिया रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए आपका जो परसेंटेज आ रहा है वो 0.59 आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 0.5% के लिए 0.48 दिया है, M20 की बात कर रहे हैं जब, और 0.75 के लिए 0.56 दिया है, तब हम क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है। उसका एक नियम है, उसको हम अप्लाई करके इसकी 20 की वैल्यू जो हमको रिक्वायरमेंट परसेंटेज रहेगा उसके लिए निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं हम, वो क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील कितना है, स्टील के एरिया कितना दिया है हमने सेक्शन में, और टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया B इंटू डी इंटू 100 कर देंगे, तो हमको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा, कितना रेनफोर्समेंट का परसेंटेज दिया है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको पता रहेगा। दोनों से हम इस टेबल से टाउ सी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या मिल जाएगा हमको, टाउ सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाउ वी माइनस टाउ सी करेंगे, ठीक है। फिर जो वैल्यू हमको मिलेगी उसके लिए हम उतना शियर फोर्स हमको रजिस्ट करवाना है, किससे, शियर रेनफोर्समेंट से या फिर स्टीयरअप्स देकर, ठीक है। अब डिजाइन स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड है इसमें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे नहीं, मतलब कैसे हमको प्रोसीड करना है किसी प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए। तो जैसे सबसे पहले आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, कि अगर WSM की बात करें तो V, और LSM की बात कर रहे हैं तो VU कैसे मिलेगा, 1.5 इंटू V करके आपको VU अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स, ठीक है, यहां से मिल जाएगा। और टाउ वी क्या था, V अपॉन BD, और अगर LSM रहेगा तो VU अपॉन BD हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे टाउ वी हमारा स्मॉलर देन टाउ सी मैक्स से हो, ठीक।
फिर परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टील की, AST/BD इंटू 100 करके, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको पता रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिर्फ टेंशन साइड की रेनफोर्समेंट, अगर कहीं कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट है तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेंशन साइड में जो रेनफोर्समेंट है उसका परसेंटेज आपको चाहिए, ठीक है। जो टेबल में है वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ टेंजाइल रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। जब इतना हम कर लिए, परसेंटेज हमको मिल गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल गया, तो हमको वहां से टाउ सी की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी, ठीक है। यहां से हम चाहे तो VC कैलकुलेट कर लें, टाउ सी इंटू BD करके। अब यहां से आपको क्या करना है, नेट शियर फोर्स जिसके लिए हमको क्या करना है, शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करना है, वो क्या होगा, VS हम उसको कह रहे हैं, मान लीजिए उसको हम क्या कह रहे हैं, VS नेट शियर फोर्स, ठीक है। और अगर टाउ S लिखा है तो नेट शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो कहीं अगर आप टाउ S से भी आगे बढ़ सकते हैं, VS से भी बढ़ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये याद रखिएगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ से आप फोर्स बना लीजिए चाहे स्ट्रेस में बना लीजिए, ठीक है। तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल V माइनस VC, जो हमारा कंक्रीट रजिस्ट कर लेगा, WSM की बात करें। और जब LSM की बात करेंगे तो VSU अपने आप मिलेगा आपको, ये सब चीजें, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही VU अगर ले लिया है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइनस VCU ये LSM के लिए हो जाएगा। अब इसके लिए हमको डिजाइन करना है शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट टाइप्स, क्या क्या टाइप्स आप शियर रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, जैसे आपके पास ये बीम है, इसमें आपने रेनफोर्समेंट दे रखा है टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो एक तो है आप वर्टिकल स्टीरअप दे दीजिए, ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप दे दीजिए। दूसरा क्या है कि आप इंक्लाइंड स्टीरअप दे दीजिए, ठीक है, सेंटर तक ऐसा आएगा, फिर चेंज हो जाएगा एंगल, किसी एक एंगल पे आपने स्टीरअप दे दिया, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप जो ये सेक्शन अगर सामने देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपने टेंशन में 4 रेनफोर्समेंट दे रखी है, ठीक है। आप क्या करिए कि 2 रेनफोर्समेंट आप सीधे ऐसे रहने दीजिए, 2 रेनफोर्समेंट आप सीधे ऐसे पड़ी रहने दीजिए नीचे। 2 को आप क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए लेंथ L है अगर, तो L/4 इधर से, L/4 इधर से, L/4 इधर, L/4 इधर से। जब इस सेक्शन को आप L/4 इधर और L/4 इधर पार कर रहे हैं, उसके बाद आप 2 रेनफोर्समेंट को बेंड करके ऊपर उठा दीजिए, ठीक है। 2 रेनफोर्समेंट को आप बेंड करके ऊपर उठा दीजिए। और ये ध्यान देना है कि L/4 के बियॉन्ड आपको उसके पहले ही नहीं उठाना है, उसके बाद आप उठा सकते हैं जितना आप उठा पाए, ठीक। तो इसमें क्या किया हमने, ये हो गया आपके लिए बेंट अप बार, बेंट अप बार। ये भी आपको क्या करेंगे, शियर रजिस्ट करके देंगे, लेकिन इसके लिए एक नियम है कि इसको आप सिर्फ बेंट अप नहीं दे सकते शियर रजिस्ट करने के लिए, आपको इसको इसके साथ वर्टिकल रेनफोर्समेंट कुछ देनी पड़ेगी, या फिर स्ट्रेट रेनफोर्समेंट शियर रेनफोर्समेंट आपको इंक्लाइंड या वर्टिकल रेनफोर्समेंट शियर रेनफोर्समेंट आपको देनी पड़ेगी। तो पहला क्या होगा, ये हो गया वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट, ये हो गया इंक्लाइंड, ठीक है, और ये हो गया बेंट अप बार्स। तो कैसे कैसे दे रहे हैं कि वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट दे दीजिए, इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट दे दीजिए, या फिर बेंट अप बार्स दे दीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट। जब हम अगर डिजाइन में दे रहे हैं, हमने क्या बोला कि शियर रेनफोर्समेंट आप डिजाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। अब हम शियर रेनफोर्समेंट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या कंडीशन है कि वर्टिकल आप दे सकते हैं या फिर इंक्लाइन दे सकते हैं, या फिर बेंट अप बार्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक।
तो अगर वर्टिकल आप देने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। क्या है यहाँ पे, बॉटम रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, और ये कंप्रेशन में या फिर टॉप रेनफोर्समेंट आपने दिया है, फिर आपने क्या दिया, स्टीरअप्स प्रोवाइड किया। अब आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन यहां तक है आपका, तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया कि एक स्पेसिंग, एक क्या करेंगे, एक डेफिनेट स्पेसिंग पे आप इसको प्रोवाइड कराते चले जाएंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी है, मान लीजिए SV है, स्पेसिंग है शियर की कितनी है, SV। ऐसे सारी की स्पेसिंग SV आपने रखी है, ठीक है। तो इस D डिस्टेंस की अगर बात करें, क्रिटिकल सेक्शन की अगर बात करें, तो इसमें आपने कितने स्टीरअप्स दे रखी है, नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन क्रिटिकल सेक्शन कैसे पता चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन की डिस्टेंस कितनी है, D, ठीक है। और आपने रेनफोर्समेंट को कितने पे दे रखा है, कितने स्पेसिंग पे, SV, मतलब D को आप SP टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर्स ऑफ बार्स मिल जाएंगी, कितनी रेनफोर्समेंट आपने इस क्रिटिकल सेक्शन में, कितने स्टीरअप्स आपने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, D/SV क्या हो गया, D/SV क्या हो गया कि कितने नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट इस क्रिटिकल सेक्शन में हैं, ठीक। सिंपल सी बात हो गई कि हमने n नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट या स्टीरअप्स यहाँ पे दे रखी है इस क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक। अब अगर इसकी हम बात करें कि कितना शियर फोर्स ये रजिस्ट कर सकता है, ये क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो कितना फोर्स रजिस्ट कर सकता है वो कैसे मिलेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया आप करके ना। अब स्ट्रेस क्या है कि जो शियर रेनफोर्समेंट हमने दी है उसका शियर कितना रजिस्ट करने की क्षमता है, वही इसकी स्ट्रेस वैल्यू हो जाएगी। सिग्मा SV से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा SV से, सिग्मा SV से, ठीक। तो एक जो छड़ हमने दे रखी है, एक जो स्टीरअप्स हमने दे रखी है, इसकी क्षमता कितनी है, सिग्मा SV। फोर्स अगर बात करें कितना रजिस्ट कर सकता है, तो सिग्मा SV इंटू ASV। ASV क्या है, एरिया ऑफ वन स्टीरअप्स, एरिया ऑफ वन स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स आप कुछ ऐसे दिए हैं सेक्शन में, कोई आपने कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। तो इस स्टीरअप्स को हम क्या कहते हैं, 2 लेग, इसमें 2 लेग आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और कहीं की क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसे सेक्शन देखने को मिला, अब आप क्या करते हैं कि स्टीरअप्स कुछ ऐसे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 लेग है, ऐसा 4 लेग आपको जिससे मिलते हैं उस तरह से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, अभी आप खाली समझिए इसको। तो सिग्मा SV इंटू ASV क्या हो गया, ये हो गया एक स्टीरअप्स का शियर फोर्स झेलने की या फिर रजिस्ट करने की क्षमता। तो नंबर ऑफ कितने स्टीरअप्स आ रहे हैं इस क्रिटिकल सेक्शन में, D/SV, इतने नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स आ रहे हैं। तो टोटल जितने स्टीरअप्स आ रहे हैं उनकी शियर फोर्स झेलने की क्षमता इस क्रिटिकल सेक्शन में कितनी होगी, D/SV इंटू सिग्मा SV ASV, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, D/SV इंटू ASV इंटू सिग्मा SV। अब अगर हम, ये WSM की बात हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स VSV क्या है कि शियर फोर्स झेलने की क्षमता हमारे स्टीरअप्स की, तो क्या है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टीरअप्स, एरिया ऑफ स्टीरअप्स, एरिया ऑफ स्टीरअप्स एट वन लोकेशन एंड शियर स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, सिग्मा SV है, ठीक है। तो ये इसकी फोर्स, शियर फोर्स झेलने की क्षमता हमारे वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट की ये हुई, ठीक है। जब आप LSM की बात करेंगे तो सिग्मा SV की जगह सिंपली 0.87 FY आ जाएगा, ये हमने IS कोड प्रोविजन में पढ़ा है, ठीक है। और VS की जगह क्या आ जाएगा, VSU,
1.5 से इंटू करके आप VSU निकाल लेंगे। ये हो गई स्पेसिंग। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम स्पेसिंग को इधर ले आए और यहाँ से हमको क्या मिल लिया गया कि अब हम डिजाइन करने जा रहे हैं ना, तो हमको सिर्फ हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि इस रेनफोर्समेंट इतने mm डाया के रेनफोर्समेंट हम स्टेरस में देने जा रहे हैं। वो आप जब एक बार एज्यूम कर लिए, आपको ये पता है कितना इसको रजिस्ट करना है, कितना फोर्स उसको रजिस्ट करना है, कितना एरिया उसका होगा जो आपने रेनफोर्समेंट लिया है, कितना किस ग्रेड का है, तो आपको उसका स्ट्रेंथ पता होगी, डेप्थ आपको पता होगी, सिर्फ आपको स्पेसिंग निकालनी, कितने स्पेसिंग पे हमको उसको देना है। तो स्पेसिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये आपको याद रखना है WSM के लिए ASB सिग्मा SB D अपॉन VS, या फिर LSM के लिए ASB 0.87 FY D अपॉन VSU। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकल की बात। इंक्लाइन की जब बात आएगी तो किसी एक एंगल पे ये क्या है, किसी एक एंगल पे ये दिया हुआ है, जो इंक्लिनेशन जो हुआ है जिस एंगल पे, बस उसको हम अल्फा कहेंगे, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक थोड़ा सा और जुड़ जाएगा, बाकी फार्मूला सब वही है, ASB सिग्मा SB D अपॉन VS, और LSM के लिए ASB 0.87 FY D अपॉन VSU। ठीक है, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक अलग सा इसमें जुड़ जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्लाइन के लिए। फिर बात आएगी बेंट अप बार्स की। बेंट अप बार्स के लिए जो बात किए थे, L अगर इसकी लेंथ है, L लेंथ है अगर इस सेक्शन की, L लेंथ है अगर इस सेक्शन की, तो हमने क्या कहा था कि L/4 और L/4 क्या किया, L को पहले दो पार्ट में आप डिवाइड किए, तो L/2 प्लस L/2। तो आप बीच में L/2 तो पहले छोड़ दीजिए। ठीक, फिर बचे हुए L/2 को जब हाफ में चेंज करेंगे तो L/4 प्लस L/4 आपको मिलेगा। तो L/4 इधर, L/4 इधर, और L/4 इधर। ठीक है, इतने में आप बेंट अप बार देंगे, इसके बियॉन्ड आप बेंट अप बार नहीं कर सकते। मतलब जब जो रेनफोर्समेंट आपने यहाँ पे लगा रखी है, उसको जब आप बेंड करने जाएंगे तो इस सेक्शन के पहले आप बेंड नहीं करेंगे, इसके बाद ही आप बेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद से ही आप बेंड करना शुरू करेंगे। अब ये इसका मतलब क्या है कि पहला बेंड आपने यहाँ दिया, तो दूसरा बेंड आप जब देंगे तो वो यहीं पे नहीं देंगे, उसको आप √2a डिस्टेंस के बाद आप बेंड करेंगे, फिर अगला उसके बाद √2a डिस्टेंस पे बेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, JD। ठीक है, WSM में हमने पढ़ा है ना JD, J क्या है 1 माइनस K/3, और K क्या था MC/T प्लस MC, ये K था, C क्या था यहाँ पे सिग्मा CBC, और T क्या था सिग्मा ST। ठीक है, तो JD आपको यहां से मिल जाएगा, और LSM की बात करेंगे तो 1 माइनस 0.42x। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक ही वैल्यू, यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, कितने डिस्टेंस के बाद अब आपको बेंट अप देना है। ठीक है, तो बेंट अप आप इस तरह प्रोवाइड कराएंगे। इसके कुछ प्रोविजंस आईएस कोड बताता है क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, कि बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट। क्या है, मेन रेनफोर्समेंट को ही आप बेंड कर रहे हैं एट एन एंगल टू एक्ट एज शियर रेनफोर्समेंट। ऐसा कर क्यों पा रहे हैं हम लोग, ये भी देखिए। रेनफोर्समेंट हम यहाँ पे दे क्यों रहे थे, जिससे नीचे जो फ्लेक्सुरल की वजह से, बेंडिंग की वजह से जो टेंशन आ रहा है उसको रजिस्ट करे। और सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे आ रहा था, सेंटर पे आ रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ होती है, टेंशन सेंटर पे होती है। हमको कॉर्नर्स पे उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है रेनफोर्समेंट, जितना हमने सेंटर प्रोवाइड किया, इसलिए उस कंडीशन में हम इसको हम एज अ शियर यूज कर पा रहे हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, लोकेशन क्या रहेगी, पहला लोकेशन √2a डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट से शुरू करेंगे, सपोर्ट से √2a डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे हम पहला बेंट अप दे देंगे, फिर हम √2a डिस्टेंस के बाद फिर दूसरा देंगे।
अगर ये L/4 अभी क्रॉस नहीं किया तो हम तीसरा दे सकते हैं, फिर चौथा दे सकते हैं, लेकिन L/4 के अंदर ही इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फेस से √2 ये डिस्टेंस तक जाएंगे, पहला बेंटअप दिए, फिर यहाँ से √2 ये डिस्टेंस गए, फिर दूसरा बेंटअप दिए। अब देख रहे हैं कि हम ये L/4 मान लीजिए यहाँ पे, अब इसके आगे हम देंगे तो वो L/4 क्रॉस कर जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर बेंटअप रोक देंगे। ठीक है, वैसे ही √2 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, फिर सेकंड कहाँ से, सब्सिक्वेंटली √2 डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस लोकेशन। बेंट अप बार शुड बी यूज्ड ओनली विद इन 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच सपोर्ट। बेंट अप बार्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अलोन, अकेले इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विद ईदर वर्टिकल और इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट। और स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स एट वन लोकेशन क्या होगी, ASB, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ बेंट अप बार्स इंटू सिग्मा SB, शियर में उसकी क्या स्ट्रेंथ है, इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ होगी। और जब LSM की बात करेंगे तो ASB और सिग्मा SB जो है 0.87 FY इंटू साइन अल्फा। अल्फा क्या है, जिस एंगल पे उसको बेंट किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार शुड बी लिमिटेड टू VS/2। मतलब क्या है, VS क्या है कि अगर VS क्या था कि जिसके लिए हमको शियर के लिए रेनफोर्समेंट डिजाइन करनी है, शियर स्ट्रेंथ फॉर विच we have to design shear reinforcement। ठीक है, क्या है, VS क्या था, वो वैसा शियर फोर्स था जिसके लिए हमको शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करनी थी। तो बेंट अप बार्स को हम कभी भी VS/2 से ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, हमारे बेंटअप की स्ट्रेंथ जो आ रही है, इससे हम निकालेंगे जब वो अगर VS/2, मतलब क्या है कि जितना शियर हमको रजिस्ट करना है, मान लीजिए 50 न्यूटन पर mm² का शियर फोर्स आपको रजिस्ट करना है, कि इतना कंक्रीट सारी वैल्यू हमने निकाल ली, सब्ट्रैक्ट कर ली, हमारे पास आया फाइनली कि 50 न्यूटन पर mm² का शियर स्ट्रेस बचा है, इसको रजिस्ट करना है शियर रेनफोर्समेंट द्वारा। और आपने क्या किया कि बेंटअप द्वारा इसको रजिस्ट करने की कोशिश की। अब आपने बेंटअप की जब इसकी स्ट्रेंथ निकाली तो बेंटअप की आपकी स्ट्रेंथ आ गई, मान लीजिए 40 न्यूटन पर mm² आ गई, कि इतना हमारा बेंटअप रजिस्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 रजिस्ट कर लिए, आप 10 के लिए आप बचा हुआ इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल रेनफोर्समेंट देंगे। आप क्या करेंगे, इसको रजिस्ट कर देंगे 25 न्यूटन पर mm² पे। क्यों, क्योंकि 50 हमारा दिया है VS, इसका हाफ कितना होगा 25, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा बेंटअप VS के हाफ तक ही कंट्रीब्यूट करेगा। उससे ज्यादा भी कर रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे कि VS/, हम मान के चलेंगे कि आधा ही कर पा रहा, आधा बचे के लिए हम शियर या इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल रेनफोर्समेंट शियर रेनफोर्समेंट देंगे। ठीक है, वर्टिकल या और इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 2 वैल्यूज। इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल हम मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम के लिए देंगे क्या है कि VS में से VSB माइनस कर दीजिए, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और VS/2। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम है तो इसके लिए हम वर्टिकल या इंक्लाइंड डिजाइन करेंगे, अगर ये मैक्सिमम है तो इसके लिए वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड। इसका मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि VS/2 मान लीजिए कितना आ रहा था 25, इस एग्जाम्पल से मानिए तो VS/25 आ रहा था। अगर VS मतलब जो फोर्स आने वाला है और जितना हमारा बेंटअप रजिस्ट करेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो मान लीजिए फॉर मैक्सिमम, मिनिमम होगा, सॉरी यहाँ पे VS माइनस VSB, इतना इसमें मान लीजिए कितना था 50 आ रहा था, VSB मान लीजिए 40 आ गया, 10 आएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम रहेगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम बेंटअप की स्ट्रेंथ को कभी VS/2 से ज़्यादा नहीं मानेंगे। उससे कम रहेगा तो ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा तो हम VS/2 पे उसको लिमिट करके बाकी बचे हुए के लिए हम वर्टिकल इंक्लाइंड डिजाइन करेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर ये 40 आ रहा 10, तो इसमें ये VS/2 ज़्यादा होगा, इसके लिए हमने वर्टिकल इंक्लाइंड डिजाइन कर दिया। लेकिन मान लीजिए ये अगर VSB हमारा 10 ही आ रहा था, तो इसमें बचा कितना 40 हमको रजिस्ट करना, तो इसके लिए हम इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। ठीक है,
अब एक छोटा सा एग्जांपल है, वी फोर्स है 500 किलो न्यूटन का, वी फोर्स है 500 किलो न्यूटन का और वी एस कितना है 400 किलोमीटर, मतलब कि कितना हमको शियर रजिस्ट कराना है, ठीक है ये, और वी सी कितना है 100, तो वी माइनस वी सी करेंगे तो वी एस हमको मिलता है, ठीक है, और वी एस भी कितना है 120, ठीक है। वर्टिकल वुड बी डिजाइन फॉर, वर्टिकल रेनफोर्समेंट अगर डिजाइन करेंगे तो कितने के लिए करेंगे, तो हमने पढ़ा कि वी एस माइनस वी एस भी करेंगे, तो वी एस कितना है 400 और वी एस भी कितना है 120, कितना आएगा 280 किलो न्यूटन, ठीक है। और वी एस बाई 2 करेंगे, और क्या करेंगे वी एस बाई 2 कितना आया, सॉरी वी एस है VS है 400 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 200, ठीक है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है 280 है, तो 280 के लिए हम किलो न्यूटन के लिए हम वर्टिकल, अगर वर्टिकल की बात कर रहे हैं या फिर इंक्लाइंड, दोनों बात के लिए वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट शुड बी डिजाइंड, ठीक है। समझ में आ गया ये कि बेंट अप बार की स्ट्रेंथ को हम कभी VS/2 से ज़्यादा नहीं उसको लेके चलेंगे, कम आएगा तो ठीक है, ज़्यादा आएगा तो VS/2 पे उसको लिमिट कर देंगे, बाकी बचे हुए के लिए हम वर्टिकल, कम आ गया तो ठीक है, जितना ले पा रहा है हमारा बेंट अप उतना उसके लिए डिजाइन करेंगे, बाकी बचे के लिए हम वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब कुछ कोडल प्रोविजंस हैं जिसको हमको जब डिजाइन करेंगे तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टाउ वी अगर टाउ सी से कम है, टाउ वी क्या है टाउ सी से कम है, मतलब कंक्रीट जो हमारा शियर रजिस्ट कर पा रहा था, ठीक है, कंक्रीट जो हमारा शियर रजिस्ट कर पा रहा था उससे कम है टाउ वी, ये अभी हमने बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास जितना लोड आने वाला है वो क्या था टाउ वी, सॉरी हाँ टाउ वी लोड आने वाला था, और कंक्रीट हमारा रजिस्ट करता है टाउ सी। हम कह रहे हैं कि कंक्रीट हमारा रजिस्ट जो कर रहा है वो ज्यादा है टाउ वी से, जितना लोड आने वाला है, तब हम क्या करेंगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, मिनिमम, तब भी हमको मिनिमम, मतलब कहने का मतलब क्या है कि टाउ सी हमारा इससे ज्यादा जितना लोड आने वाला है उससे ज्यादा शियर रजिस्ट कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में अगर जनरली देखा जाए तो हमको शियर रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आईएस कोड कहता है कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि टाउ वी अगर स्मॉलर देन 0.55 टाउ सी हो जाए तो हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन दे देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं कि जिससे कई कंडीशन अभी आगे हम देखते हैं उसको। If tau v is less than 0.55 tau c, then we can skip shear reinforcement. Tau v अगर ज्यादा है tau c से तो shear reinforcement हमको देनी ही पड़ेगी, और किसी भी कंडीशन में क्या रहेगा कि जो हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं shear reinforcement वो कम नहीं होना चाहिए मिनिमम shear reinforcement से। अब मिनिमम shear reinforcement क्या है वो आईएस कोड बताता है, क्या है ASV upon BSV should be greater than or equals to 0.4/0.87 FY, ठीक है। एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट और स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इनटू बी शुड बी ग्रेटर देन 0.4। अगर ये कंडीशन जब आप डिजाइन कर लिए तो आप इस कंडीशन को लगा के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है तो ठीक है, अगर ये स्मॉलर देन है तो आपको शियर रेनफोर्समेंट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको बता रही है कि एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है, कि मतलब क्या कह रहे हैं कि इतना रेनफोर्समेंट सबसे मिनिमम है, ये आपको देना ही देना है, ठीक है। कब तक देना है, जब तक टाउ वी स्मॉलर देन 0.5 टाउ सी ना हो जाए, मतलब जो कंक्रीट की क्षमता है उसके आधे से भी कम ना हो जाए तब आप स्किप कर सकते हैं, वरना अगर कंक्रीट की क्षमता ज्यादा है और जो लोड आने वाला कम है लेकिन 0.5 से ज्यादा है तब भी आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। हालांकि जब डिजाइन कर रहे हैं, जब आपका
टाउ भी ज़्यादा है कि लोड आने वाला है वो कंक्रीट की क्षमता से ज़्यादा है, तब तो ऑब्वियस सी बात है डिजाइन करना है। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि जो हमने दिया है वो मिनिमम से ज़्यादा है कि नहीं है, ये चेक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्या है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू रजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन, जो प्रिंसिपल टेंशन उसको रजिस्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ क्रैक डेवलप्ड इन कंक्रीट, कंक्रीट में किसी तरह का क्रैक ना डेवलप होने पाए ड्यू टू टेंशन या फिर शियर स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज या क्रीप की वजह से। और डक्टिलिटी बढ़ाते हैं हम सेक्शन का, जितना रेनफोर्समेंट रहेगा उतनी डक्टिलिटी बढ़ी रहेगी, फेलियर होने के चांसेस जब होंगे तो डक्टाइल फेलियर होगा, वो हमारे लिए सुटेबल रहता है। फिर टू इम्प्रूव द रोल ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, डॉवेल एक्शन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट टू कीप पीसेस टुगेदर, जिससे पीसेस क्या रहे आपस में जुड़े हुए रहें। अब शियर जो हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि शियर तो कुछ ऐसे कट रहा है कोई सेक्शन, तो हम इस तरह की रेनफोर्समेंट देके इसको रेजिस्ट कैसे पा रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है ना। वो क्या रहा है कि शियर को जो कंक्रीट फेलियर देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट्स से, वो पता लगा है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो जो उसका प्रोग्रेशन होता है शियर का, वो कुछ एंगल पे रहता है। तो जब इस तरह के रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कराएंगे तो क्या करते हैं कि इस प्रोग्रेस को वो क्या करेगा, रजिस्ट करता है, रोकता है, क्रैक्स को प्रोग्रेस करने से रोकता है, इसलिए हम इस तरह के रेनफोर्समेंट देके उसको रजिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। डिजाइन हमने कर लिया है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हमने चेक कर लिया है कि मिनिमम से ज्यादा रहे। उसके बाद क्या करते हैं कि एक स्पेसिंग का भी चेक आपको लगाना पड़ता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी दे सकते हैं, कि इससे ज्यादा स्पेसिंग आप ना दे। आपने स्पेसिंग कैलकुलेट किया, लेकिन कोड कहता है कि इस कंडीशन से ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं दे सकते हैं। क्या है, अगर वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 0.75 डी, डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है डी। अगर वर्टिकल रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं, शियर रेनफोर्समेंट वर्टिकल दे रहे हैं, तो ये स्पेसिंग जो है SV should not be greater than 0.75 ऑफ D, ठीक है। अगर इंक्लाइंड दे रहे हैं, अगर आप इंक्लाइंड दे रहे हैं तो इसके बीच की जो SV है ये should not be greater than D, D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और किसी भी कंडीशन में 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो दोनों चेक लगाएंगे। आप वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें 0.75 D और 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशन आपको फिलफिल करना है। मतलब कह रहे हैं कि 0.75 D से वर्टिकल बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं स्पेसिंग होनी चाहिए। तो हम क्या कोशिश करेंगे, दोनों से कम रहे। तो इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा उससे कम हम स्पेसिंग रखेंगे। इस तरह कंडीशन बहुत आती है सिविल RCC में कि मैक्सिमम बात करते हैं तो आपको मिनिमम चेक करना रहता है, और मिनिमम जब बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम चेक करना रहता है। उसका कारण यही है कि हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग, इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेसिंग, इससे ज़्यादा स्पेसिंग आप नहीं दे सकते। तो वर्टिकल जब बात की इसमें दो कंडीशन लग गया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों से कम करें, तो इन दोनों में जो कम होगा उससे कम हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों का मिनिमम जो होगा उसको हमको लेके चलना पड़ेगा। वैसे इंक्लाइंड में D और 300 mm का चेक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हुई स्पेसिंग की बात। शियर रेनफोर्समेंट आप जो सिग्मा SV की वैल्यू है वो आप लिख लीजिए कोड में। आपने आइस कोड जो प्रोविजन हम पढ़ रहे थे लेक्चर्स में तो उसमें था सिग्मा SV इक्वल टू कितना होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और LSM के लिए तो सिंपल है कि 0.87 FY। जैसे ये तो वैसे लिखा है कि अगर FY 415 है तो 0.87 इस तरह का, या फिर 250 है तो 250 FY करके, तो सिंपल है 0.87 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। अब ये डिजाइन स्टेप एक तरीके से आपके लिए लिख दिया गया है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे V को या फिर VU को, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है तो क्या होता है WL/2 शियर फोर्स होता है। अगर VU कैलकुलेट कर रहे हैं तो W यूज कर रहे हैं, मतलब 1.5 W, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा WU। तो यहाँ से आपको शियर फोर्स मिल गया V या फिर VU। यहाँ से आपने टाउ V कैलकुलेट कर लिया। अगर
टाउ वी या फिर टाउ वी यू, एलएसएम यूज कर रहे हैं तो वी यू अपॉन बी डी, इसको हम टाउ सी मैक्स से कंपेयर करेंगे। हमारा क्या होना चाहिए, टाउ वी टाउ सी मैक्स से कम होना चाहिए। ठीक है, ये अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम टाउ सी कैलकुलेट करेंगे, फिर फिर हम क्या करेंगे, नेट शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, वी एस कैसे कैलकुलेट, टाउ वी माइनस टाउ सी, मतलब जितना फोर्स आने वाला है और कंक्रीट जितना रेस्ट कर लिया इंटू बी डी, अगर फोर्स में कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको वी एस मिल जाएगा, कितना हमको नेट के लिए डिजाइन करना है, फिर डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट, फिर आप उसमें चूज करेंगे कि आप वर्टिकल दे रहे हैं, इंक्लाइन दे रहे हैं या फिर वेंट अप बार दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का चेक लगाएंगे, उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक लगाएंगे। ठीक है, हाउएवर द स्पेसिंग शैल नॉट एक्सीड 300 इन एनी केस विच एवर इज मिनिमम आउट ऑफ दिस। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग। ठीक है, आसान है, इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत ही आसान पड़ेगा। किस तरह क्वेश्चन होता है, सारे तरीके का एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ कंडीशन है साइड फेस रेनफोर्समेंट की, जो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, मतलब साइड फेस रेनफोर्समेंट कैसा कि हमने अभी तक कंप्रेशन में पढ़ा, टेंशन में पढ़ा, लेकिन आपको साइड में भी रेनफोर्समेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका क्या कंडीशन है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज ग्रेटर देन 750 mm, अगर डेप्थ क्या हो वो 750 mm से ज़्यादा हो तब हम साइड रेनफोर्समेंट देंगे। एंड बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, इस बीम में टॉर्सन, अभी तक हमने टॉर्सन पढ़ा नहीं है, लेकिन टॉर्सन भी हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। टॉर्सन भी हमको देखना पड़ता है कि हमारे सेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादातर आता है तो उसको डिजाइन करनी पड़ती है। अगर टॉर्सन नहीं आ रहा है और डेप्थ 750 mm से ज़्यादा है तब हमको साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। ठीक है, और अगर टॉर्सन भी अप्लाई है किसी बीम पे तब हमको, अगर डेप्थ 450 mm से ज़्यादा हुई, 450 mm से ज़्यादा हुई और टॉर्सन भी इस पे अप्लाई है, तब उस कंडीशन में हमको साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर टॉर्सन नहीं अप्लाइड है तब, अगर डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो गई तो हमको साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर टॉर्सन भी अप्लाइड है किसी सेक्शन पे तब, अगर उसकी डेप्थ 450 mm से भी ज़्यादा हुई तो हमको साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों केस में क्या करते हैं कि जो साइड रेनफोर्समेंट है 0.1% ऑफ वेव एरिया निकाल के दे देते हैं, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मतलब 0.5 इस तरफ, 0.5 0.05 जितना कितना होगा मतलब क्या है कि 0.1% हमको पूरा देना है, तो 0.1 का हाफ इधर, 0.1 का हाफ इधर दे देंगे। ठीक है, इसको बराबर बांट के दोनों साइड पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ डेप्थ ऑफ बीम इज 300 mm, फाइंड द स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अगर डेप्थ कितनी है, 300 mm है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग क्लियर निकालिए, सबके लिए हम निकालते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल की बात करें तो उसके लिए क्या होती है 0.75 डी, तो डी कितने 300, इसको कैलकुलेट किया 225 mm आया। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या था 300 mm, तो इससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मिनिमम वाला लेंगे, कितना देंगे स्पेसिंग 225 mm वर्टिकल के लिए। ठीक, इंक्लाइन के लिए बात करें तो 300 mm आएगा, डी बराबर, दूसरा क्या कंडीशन था 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दोनों के लिए 300, तो हो जाएगा 300 mm। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि टाउसी किस पर डिपेंड करता है, तो टाउसी डिपेंड सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर करता है, हमने टेबल देखी थी। और टाउसी की जब बात करते हैं सिर्फ टाउसी की, तो वो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमारा शियर डिजाइनिंग खत्म होता है। अभी हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, इस पे हम अगली क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको अलग से कुछ जानना हो, और जो शुरुआत में बताया गया कि टाउ वी की वैल्यू कहाँ से आई, अगर उसका भी डेरिवेशन देखना हो तो कमेंट करिएगा, उसके भी लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।